संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस कदर बौखलाए कि अपना आपा खो बैठे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर डाली। यूएनएससी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओसामा बिन लादेन का जिक्र करने के साथ पीएम मोदी पर बहुत ओछा बयान दिया। बिलावल इस कदर बौखलाए हुए थे कि उन्होंने भारत पर ही आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा दिया और पिछले साल आतंकी हाफिज सईद के घर बाहर हुए धमाके के लिए भी हिंदुस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, इस दौरान मुस्लिम देशों को आतंक के मुद्दे पर साथ लाने की नापाक कोशिश भी की और कहा कि आतंकी घटनाओं का सबसे ज्यादा शिकार तो मुस्लिम समाज ही होता आया है। दरअसल बिलावल भुट्टो इसलिए बौखलाए हुए थे क्योंकि एस जयशंकर ने उन्हें यूएनएससी में कश्मीर राग अलापने पर आड़े हाथों लिया था। बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा था कि भारत को कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करना चाहिए, जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी आतंक नीति से बाज आए, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को अपने यहाँ शरण दी थी। The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. जिस तरीके से एस जयशंकर ने बिलावल की खिंचाई की थी, उसी से बौखलाए बिलावल ने भारत के प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालने के साथ हिंदुस्तान को आतंक का स्रोत बताने की नापाक कोशिश की। बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान दूतावास के बाहर 3 मूर्ति मार्ग पर सड़क जाम कर दिया। संगठन को भी आभार प्रकट करता हूं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि हाथों में बीजेपी के झंडे और पोस्टर बैनर लिए नजर आए। पोस्टर्स में लिखा था कि हर हिंदुस्तानी की एक पुकार नजर आए। पोस्टर्स में लिखा था कि हर हिंदुस्तानी की एक पुकार, पाकिस्तान को सबक सिखाओ फिर एक बार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले तो सड़क पर बैठकर अपना विरोध जताया, लेकिन उसके बाद वो उग्र हो गए और पुलिस की बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पहले से ही पाकिस्तान उच्चायोग की सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये प्रदर्शन केवल भाजपा का ही नहीं, पूरे देश का रोष है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का अपमान किया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने, वो सहनीय नहीं है। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जमा हो, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बिलावल के आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक सुर में निंदा की। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान शर्मनाक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही नापाक था, शर्मनाक था और ये प्रयास था कि 1971 में आज ही के दिन जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धूल भारतीय सेना ने चटाई थी, शायद उसका दर्द उनको अभी तक है। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। कंगाल देश के कंगाल और मानसिक रूप से दिवालिये विदेश मंत्री का बयान है, उससे ज्यादा उसको कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ विदेश मामलों के जानकारों ने भी पीएम मोदी के खिलाफ बिलावल के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि बिलावल में सूझबूझ की कमी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एक छोटे कद के नेता नजर आते हैं। उनकी सोच में अदूरदर्शिता है, आतंक परस्त मानसिकता से वो ग्रस्त नजर आते हैं। जबकि विदेश मंत्रालय ने बिलावल के बयान को असभ्य करार दिया और कहा कि ये बयान पाकिस्तान के लिए नीचता का नया स्तर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिलावल 1971 का इतिहास भूल गए हैं। बिलावल भूल गए हैं कि किस तरह पाकिस्तान अल्पसंख्यकों का दमन करता है। और ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश की, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर अपने अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी पत्रकार की घिघी बन गई। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ी चालाकी से भारत को आतंकवाद का मूल स्रोत बताने की कोशिश की। उसने जयशंकर से सवाल किया कि दक्षिण एशिया को कब तक आतंकवाद झेलना पड़ेगा।
South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan. How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? पाकिस्तानी पत्रकार ने आतंकवाद फैलाने वालों की लिस्ट में भारत को शामिल करने की कोशिश की और कश्मीर मुद्दे को भी उछाला, लेकिन जयशंकर उसके एजेंडा को भांप चुके थे। लिहाजा पहले तो एस जयशंकर मुस्कुराए, फिर उन्होंने उसकी ऐसी क्लास लगाई कि वो बगले झांकता नजर आया। You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. एस जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को फटकार लगाने के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर वहां नेताओं, सरकार और सेना के रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल दुनिया का ऐसा कोई मंच नहीं है जहां से पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ना करता हो, लिहाजा इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मंच चुना था, लेकिन एस जयशंकर ने उसके प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया मूर्ख नहीं है, उसे पता है कि आतंकवाद कौन और कैसे फैला रहा है। The world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. रही सही कसर एस जयशंकर ने ये कहकर पूरी कर दी कि पाकिस्तान को आतंकवाद का रास्ता छोड़ विकास की बात करनी चाहिए, एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहिए। So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes. पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का टकासा जवाब देकर एस जयशंकर वहां से निकल गए। हालांकि इसके बावजूद बेशर्म पाकिस्तानी पत्रकार अपने सवाल के दूसरे हिस्से यानी कश्मीर मुद्दे के बारे में उनसे जवाब देने की दरखास्त करता नजर आया। और इससे एक दिन पहले पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने आरोप लगाया था कि भारत आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। हिना ने दावा किया था कि भारत बलोच उग्रवादियों को संरक्षण देता है, जिसका जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिलरी क्लिंटन की एक दशक पुरानी बात याद दिलाई जब वो पाकिस्तान दौरे पर गई थी। I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khan was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. पाकिस्तान को अपने ही अंदाज में फटकार लगाने के साथ एस जयशंकर ने इशारों में ये भी कह दिया कि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. ऐसा लग रहा था जैसे यूएनएससी के मंच से एस जयशंकर पाकिस्तान की खाल उधेड़ देना चाहते हो, वरना उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती करने के बाद भी वो उसे आतंक का एपिसेंटर नहीं बताते। ट्रांसफरेबल जॉब्स करने वालों के लिए लाए गए भारत सीरीज का मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर का दायरा बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क को कंट्रोल करने वाले नियमों में बदलाव को नोटिफाई कर दिया। इस बदलाव के बाद BH सीरीज के नंबर प्राइवेट जॉब करने वाले भी ले सकेंगे। यही नहीं, ट्रांसफरेबल जॉब करने वाले अपने पुराने व्हीकल के लिए भी BH सीरीज का नंबर ले सकेंगे, जिसके लिए उन्हें अपने दफ्तर से एक फॉर्म भरवा कर देना होगा। भारत सीरीज का नंबर लेने के बाद नौकरी के लिए दूसरे राज्य में जाने वालों को फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अभी तक सिर्फ नई गाड़ी खरीदने पर ही BH सीरीज मार्क का विकल्प मिलता था। सरकारी नोटिफिकेशन कहता है कि BH सीरीज वाले नंबर की गाड़ी बिक भी सकेगी। हालांकि ये देखा जाएगा कि खरीदार इसकी पात्रता पूरी करता है या नहीं। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जवानों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को नमन किया। आज ही के दिन साल 1971 में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले सेना कैंप के बाहर गोलीबारी की घटना में 2 स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने राजौरी जम्मू हाईवे को जाम कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब तक 8 राज्यों से गुजर चुकी है। एक हफ्ते की देरी के बाद शिमला के मशहूर आइस स्केटिंग रिंक में आखिरकार स्केटिंग के सेशन शुरू हो गए हैं। हर साल यहां कई पर्यटक आइस स्केटिंग सीखने आते हैं। बिहार के छपरा में जहरीली मौत का सिलसिला थमा भी नहीं कि सिवान से भी ऐसी ही खबर आ गई। सिवान में आज जहरीले जाम का कहर बरपा और 6 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सिवान में चीख पुकार मच गई और परिवार वाले बिलख बिलख कर रोते दिखे। घटना के बाद मृतकों के परिवार वालों ने जहरीली शराब से मौत होने का आरोप लगाया। दारू पी ले रहा हूँ। कैसा दारू रहा? स्प्रिट वाला। ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी दिखा और ग्रामीण मृतक के शव को उठाकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखे। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी मदद करने के बजाय चुप चुप अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रहा है। थाना प्रभारी कॉलोन के लिए जाकर लाश का नदी में डाल दो तो लफड़ा बढ़ जाये। कॉलोन के लिए जाकर समुद्र में डाल देंगे। चिंता इस बात की है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार जहरीली शराब के कारोबार पर लगाम लगाने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि शराबबंदी वाले बिहार में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले दिन मंगलवार को 5 मौतें हुई, इसके बाद बुधवार को 25 जाने गईं, गुरुवार को 19 मौतें हुई और आज शुक्रवार को भी कई लोगों को शराब ने निगल लिया। सबसे ज्यादा मौतें छपरा के मशरक, अमनौर और मडौरा इलाकों में हुई। ये लोग अलग अलग अस्पताल में इलाज करा रहे थे, लेकिन जहरीली शराब के जहर से डॉक्टर इन्हें नहीं बचा सके। मरने वालों में कई लोग ऐसे थे जो खुद ही शराब के अवैध कारोबार में शामिल थे। जहरीली शराब का दंश झेल रहे बिहार में शराब पीने से लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन न तो सरकार अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगा पा रही है और न ही लोग शराब पीने से परहेज कर रहे हैं। जो शराब है, बावजूद इतना होने के बाद भी और पुलिस और प्रशासन की दावेदारी और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, बावजूद इलाके में शराब जो है वो मिल रहा है और लोग सेवन भी कर रहे हैं और जिसकी परिणति इस तरीके से गंभीर रूप से सामने आ रही है। बिहार में शराबबंदी के दावों में कितना दम है, इसकी पोल खुद बिहार की जनता ने खोल दी। बिहार में 60 लोगों की मौत के बाद बिहार के लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसे मानना पहले थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इतनी मौतों के बाद जो मंजर देश के सामने है, उससे ग्रामीणों के ये आरोप और भी पुख्ता हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि बिहार में खुलेआम शराब मिल रही है। मिल तो रहा है तभी ना पिया है। मान लिए नहीं मिल रहा था तो पीता कहाँ से हो? अपना दुकान से छूटा होगा, कहीं मिल रहा होगा, पी लिया होगा। अब सुबह उसका नाशा टूटा तो बोल रहा है अपने माँ से कि अब माँ हम बचेंगे नहीं, तो क्यों रात हम दारू पिए। क्योंकि बिहार सरकार बिहार में शराबबंदी के दावे कर रही है, लेकिन लोगों का दावा है कि अगर पैसा जेब में है तो शराब खुद ब खुद आपके घर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि होम डिलीवरी की सुविधा भी चालू है। मिल रहा है, पहले जितना कुछ उतना मिलेगा आपको शराब। हाँ, जितना खोजिए उतना मिलेगा। पैसा दीजिए, देखिए आपको घर लोग पहुँचाता है सर। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई बताकर नहीं जाता शराब पीने, और उनका ये भी कहना है कि यूपी और हरियाणा से शराब की सप्लाई हो रही है। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार। वो लोग तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। अब बिहार शराब कांड में पुलिस की मिली भगत से अवैध शराब के कारोबार का शक जताया जा रहा है। दरअसल थाने में जब्त स्पिरिट की चोरी की आशंका जताई जा रही है। शक के दायरे में छपरा का मशरक थाना है, जहां अवैध स्पिरिट जब्त करके रखी हुई है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस कर्मियों की मदद से ही इन जब्त ड्रमों में से स्पिरिट निकालकर बेची जा रही थी। ये सभी स्पिरिट साल 2014-15 में जब्त की गई थी। तमाम जो ड्रम है इनको नष्ट कर देना था, लेकिन जो है 7 साल के बाद भी जो है 2015 के हिसाब से देखें तो 7 साल के बाद भी इन्हें नष्ट जो है नहीं किया गया है। छपरा के मशरक थाना परिसर में रखी ड्रमों की कतार में से कितने ड्रम गायब हैं या इनमें से कितनी स्पिरिट निकाली गई हैं, इसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। इसीलिए एक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
को ही हम लोग जांच कर रहे हैं कितने ड्रम खाली हैं और उसके मलखाना पंजी से मिलान किया जा रहा है, कितने स्पीड पकड़ा गया था और कितना भी है। थाने से स्पिरिट बेचे जाने का आरोप कई ग्रामीण भी लगा रहे हैं, इसीलिए शराब कांड सामने आने के बाद डीएम और एसपी ने भी ड्रमों की जांच की थी। बिहार सरकार पर शराब माफिया की मिलीभगत से जहरीली शराब बेचने के आरोप लगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार शराब कांड पर आज फिर बचते दिखे। सीएम नीतीश कुमार ने आज शराब कांड पर ऐसा बयान दिया जो मृतक के परिवार वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। और नीतीश कुमार ने फिर दोहराया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। इसको तो और हम लोग खूब प्रचारित करते हैं, देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे। सीएम नीतीश कुमार ने पूरे कॉन्फिडेंस से शराब पीने वालों को ही गलत बता डाला। सुशासन बाबू ने शराब को भी गंदी चीज बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जहरीली शराब के अवैध कारोबार को रोकना किसकी जिम्मेदारी है। ये तो गंदी चीज है, अगर शराब मर रहा है तो आप सोच लीजिए, ये तो साबित हो रहा है कि शराब पीना कितना बुरा चीज है। बिहार विधानसभा में जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया, उससे एक बार भी नहीं लगा कि सीएम नीतीश कुमार को मृतकों के परिवार वालों के प्रति कोई सहानुभूति है। और कई बार तो सीएम नीतीश कुमार का अंदाज मृतक के परिवार वालों का मजाक उड़ाने वाला जैसा दिखा। नीतीश कुमार ने बड़े हल्के अंदाज में कह दिया कि जिनकी शराब पीने से मौत हुई उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। और सीएम नीतीश कुमार का ये बयान पीड़ित परिवार के जख्मों को कुरेदने जैसा था। दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। सीएम नीतीश कुमार ने भरे सदन मृतकों का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का प्रचार करने की जरूरत है जो शराब पीते हैं। कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए। लेकिन विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार शायद ये भूल गए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और राज्य का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते अवैध शराब पर लगाम लगाना उनकी ही जिम्मेदारी है। तभी तो दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय सीएम नीतीश कुमार शराब पीने वालों को ही ज्ञान देते दिखे। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वो भी इस अंदाज में जैसे जनता पर एहसान कर रहे हो। गरीब गुरबा तबका है, उसके लिए हम कितना कर रहे हैं भाई, कितना ज्यादा हम लोग ऑफर दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने शराब कांड पर ऐसा ज्ञान दिया जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जनता उनके जिस जवाब का इंतजार कर रही थी इस पर वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि सरकार जहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए क्या कर रही है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। और तो और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है या वो लोग जो खुद शराब पीकर काल के गाल में समा गए। वहीं शराब से मौत पर बीजेपी के तीखे तेवर दिखे। बीजेपी नेताओं ने बिहार में शराब का अवैध कारोबार सरकार की मिलीभगत से चलने का आरोप लगाया। और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया। सुशील मोदी ने दावा किया कि बिहार में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है, सरकार छिपा रही है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी नीतीश सरकार पर सही आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया और महागठबंधन सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। सरकारी आंकड़ा तो 50 के पार है, लेकिन ये संख्या और ज्यादा है। अभी सीवान में भी 5 लोगों के देहांत की खबर आ रही है और इस विषय को जब बीजेपी रखना चाहती है तो विधानसभा में, विधान परिषद में बात सुनी नहीं जा रही। शराब कांड पर सियासत जारी है तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। आर्यव्रत महासभा फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और मामले की SIT जांच की मांग की। हमने मांग ये किया है कि आप सबसे पहले तो इसमें एक SIT प्रोब बैठाइए, पूरे मामले की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कीजिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली एम्स प्रशासन ने पूरे परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। प्रबंधन के इस फैसले के बाद एम्स में सिगरेट पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक एम्स कैंपस में स्मोकिंग और तंबाकू खाने के साथ ही थूकने पर रोक है। ऐसा करना 200 रुपए जुर्माने के साथ ही दंडनीय अपराध है। एम्स के सुरक्षा कर्मियों को सख्ती से इस नियम का पालन कराने को कहा गया। साथ ही
सभी विभाग प्रमुखों से भी इस नियम का सख्ती से पालन कराने को कहा गया। अगर एम्स का कोई डॉक्टर या कर्मचारी नियम तोड़ते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि आरोपियों के दोषी पाए जाने पर उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आज भूस्खलन होने से लंबा जाम लग गया। छिनका इलाके के पास हुए इस भूस्खलन के कारण कई पर्यटक फंस गए। फिलहाल बीआरओ की टीम मलबा हटाने का काम कर रही है। पुणे में बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक लाउडस्पीकर पर गाने बजाने की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद हंगामा हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार स्कूल वैन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। रायबरेली में एक वुडवर्क फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान मिनटों में राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में दमकल की 9 गाड़ियां बुलानी पड़ी और करीब 5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों को परख रही है। आज भारतीय सेना एक साथ 3 ड्रिल्स में शामिल है। दरअसल उत्तर पूर्व में चीन की सीमा के पास एयरफोर्स की ड्रिल कल से ही चल रही है। इस युद्धाभ्यास में रफाल, सुखोई, अपाचे जैसे एयरक्राफ्ट का दम देखने को मिला। इस युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। वहीं दूसरा युद्धाभ्यास कजाकिस्तान की सेना के साथ मेघालय में चल रहा है, जो 15 दिसंबर को शुरू हुआ और 28 दिसंबर तक चलेगा। तीसरा युद्धाभ्यास आज से नेपाल के साथ शुरू हुआ। सूर्य किरण नाम के इस युद्धाभ्यास का ये 16वां चरण है। 29 दिसंबर तक चलने वाली ये ड्रिल नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में हो रही है। इस ड्रिल का उद्देश्य आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों में दोनों सेनाओं का अनुभव साझा करना है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों से झड़प के बाद सेना का पहला आधिकारिक बयान सामने आया। सेना के ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने माना कि पीएलए ने एलएसी को पार किया था, जिसके कारण दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. उन्होंने कहा कि मामला स्थानीय स्तर पर मौजूदा मैकेनिज्म के आधार पर सुलझा लिया गया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि झड़प में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच बुमला में फ्लैग मीटिंग भी हुई और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. वहीं तवांग के मुद्दे पर आज भी संसद में सरकार और विपक्ष में तलवारें खिंची रही। इस दौरान राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहरी नाराजगी दिखाई और आरोप लगाया कि विपक्ष का नेता होने के बावजूद उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। उधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चीन के दबाव में है। वो आंखें ही नहीं दिखा रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं और ये आंखें उठा के बात नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव पेश कर चीन के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि चीन जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इसे छिपा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही। उन्होंने उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। तो राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो देश में भ्रम फैलाते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि चीन से राहुल गांधी की इतनी नजदीकी है कि वो क्या करने वाला है राहुल गांधी को पता होता है। अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है।
चीन के मुद्दे पर संसद में संग्राम के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सरकार पर बहस से भागने का आरोप लगाया और सवाल किया कि इस मुद्दे पर संसद में बहस क्यों नहीं हो सकती। ओवैसी ने ट्वीट किया कि अगर चीन हमारी सीमाओं पर कुछ कर रहा है तो देश और संसद इस पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते। चीन के गलत कामों को छिपाने और ढकने में सरकार की दिलचस्पी क्यों है। इस बीच आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ ने चीन को करारा जवाब देने के लिए लोकसभा में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग कर दी है। ये आप बना के देखिए, जिस दिन अहिर रेजिमेंट का नाम सुन लेगा चाइना, अभी जो हरकतें कर रहा है वो तो छोड़िए, 62 का जो उसने सीमा रेखा लगा था ना, उसके पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको याद है कि अहिरों ने कैसे उसको पटक पटक के मारा था। विजय दिवस पर BSF की टीम ने हैरत अंगेज कारनामा दिखाया। इस दौरान सीमा भवानी टीम के 2 जाबाजों ने बाइक पर डबल राइडिंग ऑन लैडर स्टंट किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके लिए BSF के 2 जवान एक बाइक पर लगी 12 फीट ऊंची और करीब 70 किलो वजनी सीढ़ी पर चढ़े। इस दौरान बाइक 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बिना राइडर के चलती रही। एक वो बाइक पर 2 जवान और वो 12 फीट ऊंची लैडर, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो 2 जवान, इंस्पेक्टर अवधेश और कांस्टेबल सुधाकर, इस वक्त उस बाइक पर जिस पर लैडर लगा है 12 फीट 10 इंच का, और वो बाइक इस वक्त कोई भी हैंडल नहीं कर रहा है। उस लैडर के ऊपर दोनों जवान आपको नजर आएंगे। इस हैरत अंगेज कारनामे को रिकॉर्ड करने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची। करीब 2 घंटे 20 मिनट तक दोनों जवान सीढ़ी पर चढ़कर बाइक चलाते रहे। इसके लिए दोनों का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। और रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई मिसाइलें दागी। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने रिहायशी इमारतों को अपना निशाना बनाया। वहीं हमले के कारण एक बार फिर कई घरों की बिजली कट गई है। रूस के हमलों के खिलाफ यूक्रेनी सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसके साथ दावा है कि यूक्रेन रूस के कब्जे वाले दोनेस्क इलाके को वापस लेने की कोशिश कर रहा है। टेक्सास के मिलिट्री बेस पर एक फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग के दौरान हुई कुछ गड़बड़ी के कारण प्लेन रनवे से टकराया, जिसके बाद धुआं उठने लगा। हालांकि समय रहते पायलट ने अपने आप को प्लेन से इजेक्ट कर लिया। टर्की में एक कार बम विस्फोट के बाद कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक पुलिस बस कार के पास से गुजर रही थी जब कार में धमाका हुआ। फिलहाल इस हमले की किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। दिल्ली की मॉडल बस्ती के प्राइमरी स्कूल में आज अफरा तफरी मच गई। इस स्कूल की एक महिला टीचर पर 5वीं क्लास की बच्ची को पहली मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप लगा, जिससे बच्चे के सिर में चोट लग गई और उसे इलाज के लिए हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आरोप है कि MCD स्कूल की टीचर गीता देसवाल ने बच्ची को पहले कैंची से मारा और फिर बालकनी से धक्का दे दिया। मारा कैंची से और बाल भी काट ली थी। हाँ। और आपको फेंका भी ऊपर से। हादसे के बाद बच्ची की मां रोती बिलखती नजर आई। उसने आरोपी टीचर की मानसिक हालत पर सवाल उठाया। ये गलत बात है ना, आज मेरे बच्चे को ऊपर से फेंक दिया ना। पुलिस के मुताबिक टीचर गीता देसवाल ने बच्चों को जबरदस्ती कमरे में कैद कर रखा था। क्लास को अंदर से बंद कर लिया और बच्चों की बॉटल्स वगैरह भी तोड़ डाली। तस्वीरों में क्लासरूम में खून बिखरा दिखाई दिया। साथ ही क्लास में बच्चों के बैग और किताब कॉपी इधर उधर बिखरे पड़े दिखे। MCD स्कूल की महिला टीचर की इस हरकत से बच्चों के पेरेंट्स सख्ते में दिखे। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चों के अभिभावकों में स्कूल प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा दिखा। जैसे जैसे पेरेंट्स को 5वीं क्लास की बच्ची की पहली मंजिल से फेंके जाने के बारे में पता चला, वो स्कूल में जमा होने लगे। बच्चों के अभिभावकों ने आरोपी टीचर गीता देसवाल पर पहले भी मारपीट का आरोप लगाया। हमें चाकू मार रहे हैं, किसी को बाल पकड़ के ये देखो इसको मारे डंडे से, ये सर फट गया, उस बच्चों को फेंक दिया। ये किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने बताया कि जब दूसरी टीचर ने बच्चों को बचाने की कोशिश की तो गीता देसवाल ने उन पर भी हमला कर दिया। मैम है ना, वो वाले मैम को पकड़ के है ना, पकड़ के उनका गला वाले पकड़ के मार रही थी, गला पकड़ के। सब बच्चे वहाँ से कूद कर भागे।
आरोपी महिला टीचर के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया है और महिला टीचर जो है उनको हिरासत में ले लिया है। पीड़ित बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के नए मेयर के चुनाव का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली की नई मेयर का चुनाव पहली बैठक के दिन 6 जनवरी को होगा। मेयर के चुनाव में एमसीडी के 250 पार्षद और दिल्ली विधानसभा के 13 विधायक तो हिस्सा लेंगे ही। इसके अलावा दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के 10 सांसद भी वोट डालेंगे, जबकि एमसीडी में एलजी के द्वारा मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली में हर साल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है। हालांकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी 134 सीट जीतकर बहुमत में है और बीजेपी को 104, जबकि कांग्रेस को 9 सीट पर जीत मिली। इसके बावजूद मेयर किस पार्टी का होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेयर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। दिल्ली में मेयर के पद के लिए पहला साल महिलाओं के लिए आरक्षित है। अमेरिका के टेक्सास से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां अमेरिकी नेवी का एक F-35 विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। स्टेल्थ फीचर से लैस F-35 दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है और ये दूसरे विमानों से उलट किसी हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। लेकिन टेक्सास में जब पायलट ने उसे वर्टिकल लैंड कराने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया और विमान का अगला हिस्सा रनवे से टकरा गया। इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें फाइटर जेट F-35 आसमान से नीचे रनवे पर उतरता नजर आया। पायलट ने विमान को नीचे उतार भी लिया, लेकिन वो विमान पर कंट्रोल नहीं रख पाया और टच डाउन के बाद विमान हवा में उछलते हुए अलग रनवे से टकरा गया। इस हादसे में विमान का लैंडिंग गियर टूट गया और वो एक डैने के सहारे रनवे पर ही घिसटने लगा। विमान से धुआं निकलता देख पायलट ने भी खुद को इजेक्ट कर लिया। इजेक्ट बटन दबाने के बाद वो सीट समेत हवा में उछल गया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी और ज्यादा ऊंचाई न होने के बावजूद उसका पैराशूट खुल गया और वो सही सलामत नीचे आ गया। Started off cool. It was hovering down and then it bounced, lost balance I guess, and nosedive. Continued to keep the nose on the ground and did a little drift. Then he ended up parachuting, ejecting out. हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां और राहत बचाव दल वहां पहुंच गए और बाद में पायलट को भी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। मलेशिया के बातांग काली में एक कैंपिंग साइट पर राहत और बचाव कर्मियों की एक बड़ी टीम रेस्क्यू में जुटी दिखी। बताया गया कि यहां कल रात लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 3 बच्चों समेत करीब 16 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड इतना भयंकर था कि एक पूरी कैंपिंग साइट इसकी चपेट में आ गई। ये हादसा मलेशिया के बातांग काली में हुआ। तस्वीरों में जहां अभी पहाड़ का मलबा दिखाई दे रहा है, वहां कल तक एक कैंपिंग साइट थी, जिसमें करीब 94 लोग मौजूद थे। हादसे के वक्त लोग कैंप साइट में अपने टेंट पे सो रहे थे। तभी 30 मीटर की ऊंचाई से अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर आ गिरा और वहां मौजूद सभी कैंप मलबे में दब गए। रात के करीब 2:30 बजे इस हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। 94 में से 59 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रशासन ने मौके पर 400 लोगों की एक बड़ी रेस्क्यू टीम तैनात की है। हालांकि ये लैंडस्लाइड कैसे हुआ, इसकी वजह अभी साफ नहीं है। पेरू की राजधानी लीमा में भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर तैनात दिखाई दिया, जो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने हिंसक भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और प्रदर्शनकारियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक हैं, जो पेरू में तत्काल चुनाव की मांग कर रहे हैं। पेरू में सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि पूर्व राष्ट्रपति को रिहा किया जाए और मौजूदा राष्ट्रपति को पद से हटाकर नए सिरे से आम चुनाव करवाए जाएं। दूसरी तरफ इन हिंसक प्रदर्शनों के बीच अलग अलग देशों के सैलानी वहां फंस गए हैं, जो लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। कुस्को में स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से पर्यटकों को परेशानी हो रही है और वो पेरू के मौजूदा हालात में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। Estamos de viaje y nos encontramos en más de 24 horas sin poder cargar los celulares, ya nos estamos quedando sin plata, sin comida, no tenemos agua tampoco, ni las necesidades básicas. पेरू में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी उग्र होते जा रहे हैं। बढ़ते विरोध की वजह से राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे पेरू में आम चुनाव तय समय से 2 साल पहले कराने का प्रस्ताव भी ला चुकी हैं।
बॉलीवुड कलाकार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का देश भर में विरोध हो रहा है। भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म और इसके अभिनेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके लिए भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर विरोध जताने सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में एक पोस्टर था जिस पर लिखा था बॉयकॉट पठान, वहीं दूसरे पोस्टर पर लिखा था इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण के भगवा बिकनी पहनने को लेकर गुस्से में दिखे। भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम भी ट्विटर पर पठान फिल्म का विरोध करते नजर आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म हो या सीरियल महाराष्ट्र में नहीं चल पाएगी। ऐसे दृश्यों को हटाने की मांग करेंगे कि ऐसे दृश्यों को हटाकर और फिल्म को प्रकाशित किया जाए। मध्य प्रदेश के एक मुस्लिम संगठन ने नाराजगी जाहिर करते हुए पठान फिल्म को इस्लाम का अपमान करार दिया है। अपनी फिल्म पठान पर विवाद के बीच अभिनेता शाहरुख खान कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम जैसे लोग हर हाल में पॉजिटिव रहेंगे। फिल्म फेस्टिवल में अपने भाषण के दौरान शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर फिल्म को ट्रोल करने वालों पर निशाना साधा। The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively. शाहरुख इतना कहकर खामोश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ने वालों को भी नसीहत दे डाली कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं। पठान फिल्म के अभिनेता ने कहा कि दुनिया में सभी सकारात्मक लोग जीवित हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को गले लगाते दिखे। समारोह के दौरान बिग बी ने सिल्वर स्क्रीन के सियासी विचारधारा की रणभूमि बनने की बात कही। समारोह में बोलते हुए अमिताभ बच्चन ने इशारों में पठान फिल्म को लेकर उठे विवाद पर रिएक्ट किया। Questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. कार्यक्रम में मौजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमिताभ की बात का समर्थन किया। हालांकि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने ट्वीट कर कहा कि अमिताभ के शब्द बंगाल से ज्यादा सटीक किसी और जगह के लिए नहीं हो सकते। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने शाहरुख के पॉजिटिव वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड को अपना काम करना चाहिए। ठीक, और कहीं पर भी हमारी भावनाएं दुखती हैं तो सेंसर ने उसे देखकर एडिट करके फिर उसे रिलीज करना चाहिए। नवनीत राणा ने कहा कि पठान फिल्म का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। श्रद्धा वोलकर हत्याकांड जैसी घटना दोबारा ना हो, इसे ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र में दो धर्मों के वयस्कों के बीच होने वाली शादी की अब जांच होगी। इस संबंध में महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक दिन पहले एक नया आदेश जारी किया, जिसमें एक कमेटी बनाने का ऐलान किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा करेंगे और इस कमेटी का नाम इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी रखा गया है। ये कमेटी ऐसी महिलाओं की जिला स्तर पर निगरानी करेगी जिसने परिवार से अलग होकर दूसरे धर्म के युवक से शादी की हो। 13 सदस्यों वाली इस कमेटी में एक मुस्लिम प्रतिनिधि को भी बतौर सदस्य शामिल किया गया है। जल्द ही पीड़ित महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। यहां मिलने वाली शिकायत की जांच की जाएगी और नतीजे के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का स्वागत और विरोध दोनों शुरू हो गया। भारत में होने जा रहे हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का आज अनावरण किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध और G20 बैठक पर चर्चा हुई। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आज आग लगने से पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। रिकॉर्ड रूम में लगी आग से कई अहम दस्तावेज तबाह हो गए। फिलहाल अब आग लगने की वजह की पड़ताल की जा रही है। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर ने आज वसई विरार के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मामले में पुलिस की लापरवाही का मुद्दा उठाया। इसके लिए वसई विरार के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर विकास वॉलकर पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आफ्ताब के परिवार को आफ्ताब की करतूतों का पता था, लेकिन उसे छिपाया गया। इनको भी जानकारी थी तो हमें क्यों नहीं दी गई। दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए मैच करने पर भी विकास वॉलकर ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि डीएनए मैच होना एक अहम सबूत साबित होगा।
जी हाँ, मुझे जानकारी दी गई है कि डीएनए मैच हुआ है। अभी देखते हैं क्या होता है। आरोपी आफ्ताब ने मामले में जमानत के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि पुलिस आफ्ताब की जमानत का विरोध करेगी। लेकिन पुलिस ने आश्वस्त किया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस उनको जमानत के लिए अनुमति नहीं देगी। आफ्ताब की जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट शनिवार को सुनवाई करेगी। अब तेलंगाना के एक बिजनेसमैन ने हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद उसकी वाहन पूजा कराई। देखिए ये वीडियो। भारतीय संस्कृति की यही खासियत है, कोई कितनी भी सफलता हासिल कर ले वो अपनी जड़ें नहीं भूलता। जब लोग नई गाड़ी या बाइक खरीदते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। तो जब इस बिजनेसमैन ने हेलीकॉप्टर खरीदा तो उसकी भी विधि विधान के साथ पूजा कराई। समय समय पर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो आते हैं जो हैरान करने के साथ साथ हमें इंसानी क्षमता के बारे में भी काफी कुछ समझाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो ये भी है। वायरल वीडियो में शख्स समंदर के तल पर पियानो बजा रहा है। जिंदगी में पहली बार बर्फ देखने के बाद जो जोश महसूस होता है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन इस ऊंट को देखकर आप शायद थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। जब इस ऊंट ने पहली बार बर्फ देखी तो वो खुशी से कूदने लगा। कठपुतलियों का नाच आपने शायद कई बार देखा होगा, लेकिन अब ये खेल एक कदम और आगे चला गया। वायरल वीडियो में ये शख्स कठपुतली से वायलिन बजवा रहा है। कठपुतली से जुड़ी वायर उसके हाथ को कंट्रोल कर रही है।